Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, welcome to you in the solution of assignment 4 EDU 630 research thesis. होपफुली आप तमाम दोस्तों के जो लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट थी उसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का लिटरेचर रिव्यू अभी तक पेंडिंग रहता है तो वो पहले अपने लिटरेचर रिव्यू और असाइनमेंट 2 को प्रिपेयर करके साथ फिर ये मेथडोलॉजी की असाइनमेंट प्रिपेयर करें। विदाउट रिसर्च प्रपोजल और ऑब्जेक्टिव्स ये असाइनमेंट आप नहीं बना सकते। तो असाइनमेंट 4 के सलूशन की तरफ चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के डिफरेंट कमेंट्स हैं सुपरवाइज़र्स के, तो उनको इतना वो इशू ना बनाएं। अगर आपके मार्क्स ठीक हैं तो आप परेशान ना हों, उन कमेंट्स को देखें और उनके अकॉर्डिंग अगर आपके लिए कोई इंडिविजुअल कमेंट है तो उसको पढ़ें और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें। और इस असाइनमेंट में अप्रूवल जो है ना वो क्वेश्चनर की वो बहुत ज़रूरी है। आपने पहले अपने सुपरवाइज़र को ईमेल करनी है बिफोर सबमिटिंग योर असाइनमेंट। और LMS यू हैव टू ईमेल योर असाइनमेंट, योर 4th असाइनमेंट to your supervisors via student email for approval of the questionnaire. It is necessary to avoid later problems. तो ये बहुत ज़रूरी है जी। आपको बाद में जो मसाइल का सामना करना पड़े तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ये चीज़ कर लें। असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज टॉपिक्स फॉर रिसर्च। दिस असाइनमेंट मस्ट इंक्लूड प्रीवियस असाइनमेंट्स एज वेल। योर असाइनमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट योर रिसर्च टॉपिक, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एंड हाइपोथेसिस oblique research questions. It is compulsory that you all must write your approved thesis title on your assignment files. Only then the supervisor can finalize and guide about your methodology. आपने अपना टॉपिक और जो असाइनमेंट 2 है वो मस्ट आपने इसके साथ अटैच करनी है। अगर रिव्यू आप नहीं भी करते, पहले तो बेहतर है रिव्यू भी साथ अटैच कर दे। अगर नहीं करते तो असाइनमेंट 2 इसके साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। This assignment particularly requires writing the research methodology of your thesis. यहाँ आके आपका प्रैक्टिकली वर्क शुरू होता है। पहले तो आपने प्रपोज़ल दी, उसके बाद आपने रिव्यू दिया कि पहले आपके टॉपिक के ऊपर क्या लिटरेचर मौजूद है। वो करने के बाद अभी आपकी प्रैक्टिकल फेज स्टार्ट होती है। यहाँ आपने प्रपोज़ल देनी है कि कैसे आप काम करेंगे। तो methodology explains how you design your research. What specific methods will be acquired for data collection and how it will be done. Some major headings that must be a part of your thesis are, ये वाली हेडिंग है जी, ये इसके अंदर आपकी इस असाइनमेंट में मस्ट होनी चाहिए। बेसिकली मेथोडोलॉजी जो है ना वो आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है कि कैसे आपकी जो रिसर्च है आप कैसे करेंगे, क्या डिज़ाइन होगा, क्या टूल यूज़ करेंगे। मेथोडोलॉजी आपने डिफ़ाइन करनी है, फिर डिज़ाइन है, रिसर्च मेथड्स हैं, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल ऑफ क्वेश्चनर्स जो भी आप यूज़ करेंगे तो वो वैलिडिटी आप उसकी कैसे चेक करेंगे, रिलायबिलिटी आप कैसे देखेंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा। और यहाँ पे ये चीज़ बड़ी स्पेसिफिक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय गिविंग डिटेल ऑफ ऑल दीज सब हेडिंग्स। सब ये हेडिंग्स इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। और प्लीज़ अटैच योर प्रपोज्ड क्वेश्चनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्रूवल। विदाउट अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन नॉट कलेक्ट डाटा। आपने जो आपका क्वेश्चनर है वो इस असाइनमेंट के साथ लाजमी लगाना और बेहतर है आप जो है ना वो सबमिट करने से पहले आपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करा लें। तो अभी मैं इन चीज़ों की डिटेल आपको बता दूं कि आपने ये चीज़ें लिखनी कैसे हैं। तो मैंने ये है पावर पॉइंट की यहाँ पे प्रेजेंटेशन, तो इस पर मैं आपको बता देता हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी है जी। बेसिकली मेथोडोलॉजी होती क्या है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई, सिलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। इन अ रिसर्च पेपर द methodology section allows the reader to critically evaluate a study's overall validity and reliability. आपका जो टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, रिसर्च का यानी उसके ऊपर आप कैसे काम करेंगे। बेसिकली मेथोडोलॉजी में यही चीज़ आप जो है ना वो लिखते हैं।
रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक्चुअली डिज़ाइन ये होता है कि आप देखें, देर आर बेसिकली टू डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव डिज़ाइन। इनके यानी जो तरीक़ेकार है उसमें डिफरेंट है और आगे इनकी अपनी अपनी टाइप्स हैं। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन क्वांटिफाइंग द कलेक्शन and analysis of data. It is from that a deductive approach where emphasis is placed on the testing of theory shaped by empiricist and positivist philosophies. ये साइंटिफिक तरीक़ाकार है, इसमें न्यूमेरिक्स यूज़ होते हैं जी। जो डाटा है वो उसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, इसके अंदर आप क्वेश्चंस बनाते हैं या ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जिनको आप न्यूमेरिकली डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग जिनकी एकेडमिक रिसर्च है, उसमें आप सब का तकरीबन ये क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ही होगा। क्वालिटेटिव में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो यानी डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर आप क्वालिटेटिव डाटा इंसर्ट करना और उससे जो एनालिसिस ड्रा करना वो काफ़ी यानी मुश्किल सा काम है। तो बेहतर है जिसने भी यानी क्वांटिटेटिव डिज़ाइन जिसने भी करना है वो क्वांटिटेटिव डिज़ाइन ही करें, क्वेश्चनर बनाएं। मैं आगे जाके इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप करेंगे तो उसमें फिर ये डिज़ाइन है आपके एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। ये चार मोस्टली यूज्ड रिसर्च डिज़ाइन हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड के यूज़ होते हैं। एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि आपके टेस्ट वेरिएबल होते हैं, आप किसी भी चीज़ की यानी काज एंड इफ़ेक्ट रीड करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, कोरिलेशनल है, डिस्क्रिप्टिव है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। इनका मैं सिंपली जो मोस्ट ऑफ आप स्टूडेंट्स हैं जिनका वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, आपने जिनका सिंगल वेरिएबल है तो वो ज़्यादातर की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। बाकी किसी की एक्सप्लेनेटरी भी होगी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी एक ही टाइप की होती हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटल है कि अगर आप काज एंड इफ़ेक्ट रीड कर रहे हैं, किसी का टॉपिक ऐसा है कि किसी चीज़ का इफ़ेक्ट किसी चीज़ के ऊपर यानी किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर आप लोग रीड करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होगा। फिर कोरिलेशनल ये होता है कि किसी एक चीज़ एक वेरिएबल का यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो आपस में इम्पैक्ट रीड किया जाता है, वो जो है ना वो जिसका डिज़ाइन है, जिसका टॉपिक है, जस्ट लाइक कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो अब जो जॉब सेटिस्फेक्शन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका इम्पैक्ट ऑन जॉब परफॉर्मेंस वो रीड करने के लिए फिर आप कोरिलेशनल डिज़ाइन यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव बयानिया होता है जी, यानी आपने जस्ट डिस्क्राइब ही करना है, कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है। इसमें ये सिंगल वेरिएबल होता है, किसी भी चीज़ को आपने रीड आउट करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन होगा जहां उन्होंने सिंगल वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं। और फिर क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, इसमें भी एक्सपेरिमेंटल में सेम ही होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ रीड की जाती है कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे के साथ कैजुअल रिलेशनशिप कितना है। बस ये जो रिसर्च मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव, उसमें ये चार टाइप की रिसर्च आप लोग लिखेंगे। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनका सिंगल वेरिएबल है वो डिस्क्रिप्टिव लिखें और बाकी किसी का अगर एक्सपेरिमेंटल है तो वो कर दें, नहीं तो फिर किसी का अगर काज एंड इफ़ेक्ट है क्या कहते हैं रिलेशन कोई फाइंड कर रहा है तो वो कोरिलेशनल होगा। रिसर्च डिज़ाइन में अगला जो होता है वो क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा में यानी न्यूमेरिक्स यूज़ नहीं होते, बल्कि यानी ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, इन डेप्थ स्टडी होते हैं और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। यानी ये जो न्यूमेरिक्स हैं उनके एनालिसिस करने के लिए फिर इस क्वालिटेटिव डाटा को उसके अंदर काफ़ी सारे यानी जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर ऐड करके और उसमें फिर कॉमन सी चीज़ें कलेक्ट करके फिर उसका डाटा एनालिसिस बनाया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च लाइज ऑन डाटा ऑब्टेन्ड बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स, फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग मेड इन म्यूचुअल सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स, केस स्टडीज़ एंड आर्टिफैक्ट्स। द डाटा जनरली नॉन न्यूमेरिकल। मैंने आपको पहले बताया नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है क्वालिटेटिव में। तो इसको फिर ये होगा किसी स्टूडेंट का नहीं, अगर कोई करना चाहता है तो फिर इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस वो बनाने पड़ेंगे और सुपरवाइज़र मेरा नहीं ख्याल कोई इसको अप्रूव करते हैं। तो बेसिकली कोशिश करें कि क्वांटिटेटिव डिज़ाइन भी रहें। इसमें केस स्टडी होता है, उसके बाद
एथनोग्राफी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है और फिनोमेनोलॉजी होती है। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसमें आपका केस स्टडी हो सकता है। एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी, ये चीज़ें उसके अंदर फिर आगे आप जो उसका आपका डिज़ाइन है उसमें आप कर सकते हैं। बट बीइंग अ स्टूडेंट आई सजेस्ट कि वहाँ पे आप वो क्वांटिटेटिव ही करें और उसमें जो आपकी रिसर्च टाइप है वो आप सेलेक्ट करें। अगली हेडिंग है पॉपुलेशन की, कि पॉपुलेशन होती क्या है। तो पॉपुलेशन बेसिकली रिसर्च पॉपुलेशन इज़ आल्सो नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स नोन टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही जैसी खसूसियात रखने वाले ऐसे एलिमेंट्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मुराद ये है कि जैसे स्कूल्स आपके यानी स्कूल स्टूडेंट हैं, किसी एक ही एरिया में रहने वाले लोग या किसी एक ही एज ग्रुप से लोग, किसी एक एथनिसिटी से लोग, टीचर टीचिंग एट सेकेंडरी स्कूल वगैरह, ये वाले ये पॉपुलेशन है। और आपने जो अपनी पॉपुलेशन है वो आपने मेजर करके लिखनी है कि आप अगर स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो पॉपुलेशन आपकी मेजर्ड होनी चाहिए। आपने अपने उस हेडिंग में बताना है कि कितनी पॉपुलेशन है। 2000 स्टूडेंट हैं, 10 स्कूल्स हैं, 10 क्लासेस हैं, उनकी कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं, 1000 टीचर हैं, 2000 टीचर्स हैं सेकेंडरी लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो भी है उसकी बस आपने मेजरमेंट और फिर रेफरेंस भी लिखना है कि कैसे ऑथेंटिक मेजरमेंट है आपकी, जो आप यानी नंबर दे रहे हैं उसका प्रूफ क्या है, यानी वो कहाँ से आपने स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिए हैं, कितनी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का एविडेंस भी आपके पास होना चाहिए। जैसे इनकी स्कूल ब्यूरो वगैरह की वेबसाइट है, वहाँ से देख लें, या किसी भी जगह से अगर आप स्कूल या स्टूडेंट्स या टीचर कोड कर रहे हैं, वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी वो है, तो आप इनकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे डाटा अवेलेबल है, वहाँ से वो कर लें और फिर उसको बाकायदा रेफ़र कर दें। आपने जो मेथोडोलॉजी उसमें बताएं कि जी उसकी यानी स्टैटिस्टिक ब्यूरो के मुताबिक या एनीथिंग जो भी जहाँ से आप डाटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन है। आगे फिर आपने सैम्पलिंग टेक्निक बतानी है। सैम्पलिंग टेक्निक में बेसिकली दो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। उनकी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इतनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। सिंपल से ये जो टाइप्स हैं वे बता देता हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट और पर्पोजिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जी, इनका आपके टॉपिक के हिसाब से अप्लाई होती हैं। सिंपल रैंडम मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो यूज़ करते हैं। सिंपल रैंडम से मुराद यही है कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें से जितने भी एलिमेंट है, जितने टीचर या जितने स्टूडेंट्स हैं, सबका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है इसके अंदर। और आप जो है ना वो यानी रैंडमली आप अपना सैम्पल साइज़ जो है ना वो पॉपुलेशन से ले लेते हैं। और फिर आपके लिए दूसरा बड़ा सबसे इजी जो सैम्पलिंग टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जो इजीली अवेलेबल आपको सैंपल के लोग होते हैं आउट ऑफ पॉपुलेशन, उसमें से आप वो ले लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी यानी क्लस्टर्ड सैम्पलिंग यूज़ करनी है तो वो यानी कोई आप सेक्टर बनाते हैं, वहाँ से फिर वो यानी क्लस्टर बनाते हैं और क्लस्टर से आप डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में फिर आप स्टाटा क्रिएट करते हैं। ये भी आपका नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि ये कंफ्यूज सी हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो सिंपली आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये कर लें। ये दो टेक्निक्स हैं, इनमें से जो आपको सूटेबल लगती है आप इसके ऊपर। स्नोबॉल में आपका किसी का ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी जहाँ पे आपको चेन चाहिए, यानी ऐसे लोग चाहिए, मतलब लेट सपोज के हेड ऑफ द स्कूल्स हैं आपके पास, तो आगे उनके रेफरेंस से इस तरह लोग आपको मिलते हैं, तो उसमें सैम्पल साइज़ बहुत थोड़ा होता है, बट ये है कि यानी रेफरेंस से लोग मिलते हैं और आप उससे ऐड करते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग उसको कहते हैं। तो देख लें आपका टॉपिक क्या है और उसके लिए सूटेबल जो है ना वो सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है। आई सजेस्ट आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें या कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ करें, और उसमें रीज़न लिख दें कि सिंपल रैंडम आपने क्यों की या कन्वीनियंस क्यों की। यहाँ पे ये मैंने सारे इसका वो इमेज दिया हुआ है आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आपकी कन्वीनियंस आ जाती है, जजमेंटल और पर्पोजिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल मैंने आपको बता दिया, कोटा सैम्पलिंग बता दी। उसके अलावा ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनमें सिंपल रैंडम है, क्लस्टर और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग,
तो ये देख लें, इनमें से जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो सैम्पलिंग टेक्निक सेलेक्ट आपने कर लेनी है। सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए, इसका बाकायदा एक फार्मूला है सैम्पल साइज़ बनाने का, बट मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा। सिंपली आपके अगर स्टूडेंट्स हैं तो 120 कर लें, 20 से 150 तक कर लें, और अगर आपके टीचर्स हैं तो 80 से अबाव यानी 100 और 120 तक कर लें सैम्पलिंग, बस ये बेहतर रहेगी। बाकी किसी के और ऐसे यानी कोई पॉपुलेशन है जो इतने नंबर्स में अवेलेबल नहीं है, तो इजीली जितनी यानी आपको अवेलेबल स्टाफ है वो उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पल साइज़ कर लें। टोटल आबादी आपने लिखनी है, पॉपुलेशन जिससे आप सैंपल ड्रा कर रहे हैं, और फिर सैंपल साइज़ आप लोगों ने मेंशन करना है। सेलेक्ट द सैंपल साइज अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इन एकेडमिक रिसर्च यूज़ मोर देन 100 सैंपल साइज़। कोशिश करें जी 100 से अबव हो आपका सैंपल साइज़। फॉर कीप इन माइंड योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स वाइल सेलेक्टिंग द सैंपल साइज ऑफ योर स्टडी। ये बड़ा मैटर करता है, बिकॉज़ आपका अगर सैंपल साइज़ बहुत मुख्तसर होगा तो फिर वो जो आपके एनालिसिस हैं एंड रिज़ल्ट्स यू कांट अप्लाई टू द होल पॉपुलेशन, बिकॉज़ सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा मुख्तसर होने की वजह से आप अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। तो सैंपल साइज़ जो आपका है वो जो मैंने बताया आपको 100 से 120 तक कोशिश करें कितना सैंपल साइज़ रख लें। आगे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करेंगे फॉर डाटा कलेक्शन। आप ये जो फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है आपने डाटा कलेक्शन करना है, तो हाउ यू विल कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम द सैम्पल्स विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर स्टडी। तो अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है, क्वांटिटेटिव में फिर आपने क्वेश्चनर लिखा हुआ है, तो ये बड़ा आसान तरीक़ाकार है। क्वेश्चनर आपने बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चनर जो है ना वो आपने अपने सुपरवाइज़र से अप्रूवल लेनी है। क्वेश्चनर का तरीक़ाकार ये है कि बेसिकली आपने टॉपिक के ऊपर पहले या तो कोई और रिसर्च आर्टिकल ढूंढें, उसमें क्वेश्चनर दिया हुआ है तो वो आप अडॉप्ट कर लें, वो अलाउड है आपको। आप 100% वो अगर आपको फिजिबल लगता है तो वो आप अडॉप्ट कर लें। आपके ऑब्जेक्टिव से अगर वो यानी कोई इशू नहीं होता, आपके ऑब्जेक्टिव को वो फाइंड करता है, तो आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चनर यानी किसी भी आर्टिकल से लेके जो आपके टॉपिक के ऊपर मौजूद है वहाँ से लेके आप अपना क्वेश्चनर जो है ना वो, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलायबल डाटा होता है, आपने जस्ट उसको रेफ़र करना होता है कि जी ये क्वेश्चन दैट वाज यूज्ड बाय रिसर्चर उसने यूज़ किया है तो मैंने अडॉप्ट कर लिया है। तो उस पर फिर आपको टेंशन नहीं होती, ना ही अप्रूवल का कोई इशू होता है, सुपरवाइज़र देख के उसको अप्रूव कर देते हैं। आगे फिर इंटरव्यूज़ और सर्वेज़, ये तरीक़ेकार हैं डाटा कलेक्शन के। जी इंटरव्यू आपने अगर किया है या सर्वे बनाया है, तो जो भी किया है ये डाटा कलेक्शन टूल्स हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चनर करें ये बहुत यानी इजी वे है। बाकी जो सर्वेज़ हैं या इंटरव्यूज़ हैं वो आपके लिए मुश्किल होंगे, तो कोशिश करें कि आप जो है ना वो क्वेश्चनर ही अडॉप्ट करें एज अ डाटा कलेक्शन टूल। सवाल ये पैदा होता है कि हाउ मच वैलिड इज़ योर डाटा कलेक्शन टूल, बिकॉज द होल रिसर्च लाइज ऑन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च टूल्स। If there is problem in your research tool, then the whole research result will be wrong. ये प्रॉब्लम होगी अगर आपका यानी रिसर्च जो टूल है वो वैलिड नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी कि आपका टोटल जो डाटा एनालिसिस है वो सारे रॉन्ग होंगे। तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आपको चेक करना पड़ेगी। अगर आप ख़ुद जो है ना वो यानी बना रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आप कोई अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर इशू नहीं है, वहाँ पे वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी की स्टेट्स ये होते हैं, वो वहाँ से आप उठा लें और बताएं जी कि मैंने ये अडॉप्ट किया है। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो और ख़ुद बना रहे हैं सेल्फ डेवलप्ड, तो फिर आपको बताना पड़ेगा और योर रिसर्च टूल इज़ रिलायबल और वैलिड। तो उसके लिए आप पायलट टेस्टिंग करते हैं। फिर ये कॉर्नबैक अल्फ़ा यूजिंग SPSS एक सॉफ्टवेयर है, वो आगे आप डाटा एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो उसमें आपका क्वेश्चन का डाटा ऐड करते हैं और उसका स्कोर लिखना पड़ता है। तो 0.7 से अबव उसका रिलायबल स्कोर होता है, फिर वो कर लें और उसका जो आपकी रीडिंग है वो कोट कर लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्री अप्रूव्ड क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय द रिसर्चर। तो बेहतर तो ये है कि अगर आपको कोई सही लगता है तो वहाँ से यूज़ कर लें और उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को वहाँ से कोट कर दें। ये बड़ा आसान है। अगर नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है आप जो है ना वो अडॉप्ट कर लें, ख़ुद बना लें और ख़ुद बना के फिर ये इनकी जो है ना रिलायबिलिटी स्कोर जो है ना वो आप लिखते हैं।
टाइम फ्रेम नेक्स्ट हेडिंग है जी, हाउ मच टाइम वुड बी कंज्यूम्ड क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल। ये टाइप होती हैं, अगर आपने यानी ये जो टाइप्स दी गई हैं क्रॉस सेक्शनल, वन टाइम और लॉन्गिट्यूडनल यानी मल्टीपल टाइम्स, इनका तो आपकी रिसर्च से तल्लुक़ नहीं है। आपने जस्ट अपना एकेडमिक रिसर्च के हवाले से टाइम डायमेंशन बतानी होती हैं। तो जो आपका कोर्स टाइमिंग है 12 वीक्स हैं, 6 वीक हैं, 5 वीक्स हैं, जो कोर्स की जो यानी सेमेस्टर टाइमिंग्स है, कितनी ड्यूरेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। टाइम फ्रेम आपने वही देना है कि जितना टाइम आपको यानी सेमेस्टर में पूरे थीसिस का लगता है, तो वो टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे सारी हेडिंग्स मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट कोई पेड असाइनमेंट ये बनवाना चाहता है तो हम RS 500 में ये विद क्वेश्चंस जो है ना, ये सारी आपको असाइनमेंट बना के दे देंगे और उसके ऊपर रिव्यू भी दे देंगे। जब तक आपका अप्रूव नहीं होता तो हम अप्रूव करवा के देंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई असाइनमेंट इसकी मेथोडोलॉजी की बनवाना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। बाकी अभी मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि रिसर्च का जो आपकी फ़ाइल होगी इसकी मेथोडोलॉजी वाली वो किस तरह होगी। ये आपकी जो हेडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है एक टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी को आपने पहले डिफ़ाइन कर देना है, उसके बाद डिज़ाइन लिखना है, ठीक है। और डिज़ाइन के बाद आपने रिसर्च मेथड जैसे बताया, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉपुलेशन आपने लिखनी है, तो पॉपुलेशन में यहाँ पे ये देखें यहाँ पे कोट किया हुआ है, ठीक है। आपने पॉपुलेशन आपने जहाँ से भी लेनी है, वो कितनी पॉपुलेशन है जी, मेल एंड फीमेल कितने टीचर्स हैं, और उनमें से सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी होगी। यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हुई है, आप अपने जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लें। फिर सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए, 4195 पॉपुलेशन है टोटल, उसमें से 120 टीचर्स बोथ मेल एंड फीमेल ये सिलेक्टेड हैं जी, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन और ये क्वेश्चनर जो है ना वो यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। और फिर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टूल्स ये क्या है जी, पायलट टेस्टिंग एंड SPSS टेस्ट विल बी रन। ये अभी सेल्फ डेवलप्ड है, अगर अडॉप्टेड होता तो यहाँ पे रेफर मेंशन किया होता। और 6 वीक्स का टाइम फ्रेम है, आपका जितना भी कोर्स टाइम है वो आप इसके अंदर मेंशन कर लें। क्वेश्चन आपने बनाना है और बताना है कि जी मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का और ये रिसर्च टॉपिक है मेरा, और बीइंग अ टीचर या स्टूडेंट जो भी हैं आपका वो उसको आप बाकी उसके हिसाब से फिर आपने डेमोग्राफिक्स वो कर लेने हैं। डेमोग्राफिक्स में आप जितने भी सैंपल होता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सर्विस है जैसे जेंडर है, यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड नॉट, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स के ऊपर बना हुआ है। आपका जो टॉपिक है आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन डेवलप करेंगे। और जो डेमोग्राफिक्स वेरिएबल्स हैं, जो डेमोग्राफिक्स आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। यानी जो भी उसके कंसर्निंग है, स्टूडेंट है तो उसकी क्लास वगैरह होगी, ग्रेड होगा, ये चीज़ें होंगी, या जो भी टॉपिक के हिसाब से आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखें, टॉपिक को देखें। और बाकी आपने ये क्वेश्चंस बनाने हैं जी। और फिर ये वाला जो लाइकट स्केल है वो आपने इसी तरतीब से लिखनी है। स्ट्रांगली डिसएग्री, ये कोडिंग हुई है, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, ये वाली कोडिंग हुई है। तो इसी को आप फॉलो कर लें, इसी के हिसाब से आप अपना जो है ना वो क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चंस बनाते वक्त आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लाजमी माइंड में रखें और उनके हिसाब से क्वेश्चंस बनाएं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ऐसा ना हो कि कोई स्टेटमेंट मौजूद ही ना हो। कोशिश करें कि 25 तक स्टेटमेंट सुपरवाइज़र को पुटअप करें और उसमें से जितनी भी फिजिबल होगी वो अप्रूव कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार है जी। ये कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्व आपके सामने मैंने आपको दिखा दी। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई रिव्यू करवाना चाहता हो, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो इंशाल्लाह वो हम लोग फ्री में करते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर रिव्यू करके आपको रिप्लाई करूँगा। इफ़ एनी स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन यू मे आस्क एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट एट माई व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।